मैं चाहती हूं कि हमारा किसान चारों तरफ से परेशान है। सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है कि किसानों का भुगतान समय पर नहीं हो पाता मिल के द्वारा। ये किसान को मिलने वाले चाहे हमारा खाद हो, डाई हो, समय पर उपलब्ध होना चाहिए। वो समय पर उपलब्ध नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। मुख्यमंत्री जी अभी 20 सितंबर को भगवानपुर में आए थे, उन्होंने भी घोषणा की थी, लेकिन ये कोरी घोषणाएं हैं। इन घोषणाओं पर अमल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर ही नहीं पाई है। युवा हाथों को रोजगार चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस ओर कोई ध्यान नहीं है। दल बदल करने वालों से जो अपेक्षाएं जनता करती है, जनता वो हकीकत समझ चुकी है। वो इस तरह के लोगों के बहकावे में नहीं आने वाले। भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी में 5 साल मलाई चाटी और 5 साल मलाई चाटने के बाद अब बसपा में आए हैं। और ये वो घर है जिस घर से मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को निष्कासित कर दिया गया था। समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। भगवानपुर विधानसभा में हाल चाल जानने के लिए हम बाहर निकले हैं। उसी दौरान यहाँ पर ममता राकेश के घर हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं। और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस बार जो कमान संभाली है, क्योंकि किसानी क्षेत्र है और हरीश रावत लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं, अलग अलग नेता पार्टी में आ रहे हैं। तो क्या प्रभाव पड़ रहा है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में या भगवानपुर विधानसभा में, जो और पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं? मैम, समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आपके ऊपर जिम्मेवारी रही है, चाहे तो किसानों को लेकर रही है या आपने टोल जो यहाँ के लोग थे उनको फ्री कराया है आपने। तो 2022 का चुनाव है इस बार का, और वो वर्चुअल ज़्यादा रहने वाला है। डोर टू डोर जाएंगे तो ज़्यादा लोग नहीं ले जा सकते आप। तो किस तरह की आपकी तैयारी है? देखिए, मैं हमेशा अपने पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की तरह ही उन्हीं से हमने सीखने का काम किया है। वही हमारे आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, क्योंकि हमारे बाबूजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी से मेरे पति ने राजनीति सीखी, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल कर के मैं लगातार 24 घंटे भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता के बीच में हूँ, उनकी सेवा करने का काम कर रही हूँ। आपने पूछा कि किसानी यहाँ पर प्रमुखता से है, किसानों का क्षेत्र है, तो हमेशा किसानों की आवाज़ को प्रमुखता से मैंने उठाने का काम किया। चाहे किसानों के लिए, चाहे भगवानपुर विधानसभा के क्षेत्र की जनता के लिए हमने टोल फ्री कराया, सबको बिल्कुल निःशुल्क टोल से आने जाने की सुविधा प्रदान की है। चाहे हमारे क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण 500 से अधिक फैक्ट्रियाँ और छोटी बड़ी स्थापित हैं, उनमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी कोई भी समस्या हो, उनके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। अगर कोई फैक्ट्री वाला उनके साथ जाति करता है तो निश्चित रूप से उनके साथ चलते हैं और उनकी समस्या का समाधान करवाते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री ने 3 कानून तो वापस ले लिए हैं, लेकिन जो क्षेत्र के मूलतः यहाँ की समस्या है, जो गन्ने का मूल्य हो गया है आपका, जो मिल में पैसा है किसानों का, आपने विधानसभा में भी उठाया इस बात को, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या आपने और इस पर बात की है किसी बड़े नेता से, कांग्रेस के जो हरीश रावत जी से कुछ बात की है इस बारे में? देखिए, इस बारे में हमारी बात हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं से हो चुकी है और हम अपने मैनिफेस्टो में ला रहे हैं। मैं चाहती हूं कि हमारा किसान चारों तरफ से परेशान है। सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है कि किसानों का भुगतान समय पर नहीं हो पाता मिल के द्वारा। तो हम चाहते हैं कि समय पर भुगतान हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल का समय से घोषित किया जाना चाहिए। और ये किसान को मिलने वाले चाहे हमारा खाद हो, डाई हो, समय पर उपलब्ध होना चाहिए। वो समय पर उपलब्ध नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। और चाहे हमारे धान के किसान हो जो धान की फसल उगाते हैं, उनकी तोल की समस्या है। मुझे खुद सेंटर पे जाकर के उनकी तोल करवानी पड़ी। तो ये तमाम समस्याएं हैं जिनसे हमारे किसान भाइयों को जूझना पड़ता है। और बड़ी प्रमुख समस्या है कि हमारे किसान भाइयों का भुगतान न हो पाने की वजह से उनका बिजली का बिल वो समय पर नहीं दे पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ, और अपने शीर्ष नेताओं से भी हमने बात की है, कि किसानों को बिजली और पानी निःशुल्क दिया जाए या उसमें छूट सब्सिडी प्रदान की जाए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी आए थे, राहुल गांधी भी देहरादून में आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 18,000 करोड़ रुपए की योजना है, जो 4 लाइन बना है, तो कहीं ना कहीं हमने विकास किया है, और जितनी विधानसभाएं हैं सभी में विकास किया है। तो आप उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या उससे असर पड़ने वाला है जो 18,000 करोड़ रुपए की योजना वो बता रहे हैं?
देखो, मैं पूरे प्रदेश की क्या, मैं तो अपने भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र की ही बात प्रमुखता से करूंगी। हमारे यहाँ NH बना हुआ है, आप भी शायद वहां से होकर के ही आए होंगे, और अगर आप दिल्ली भी जाते हैं तो इससे होकर के गुजरना पड़ता है। क्या स्थिति नेशनल हाईवे की भगवानपुर पूरे क्षेत्र में है। तो क्या गलत बन गया है क्या ये? गलत बन गया नहीं, ये कंप्लीट ही नहीं हो पाया है, पूरी तरह से सर्विस रोड प्रारंभ नहीं हुई और यहाँ जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हुई, आज तक हो ही नहीं पाई है। मुख्यमंत्री जी अभी 20 सितंबर को भगवानपुर में आए थे, उन्होंने भी घोषणा की थी, लेकिन ये कोरी घोषणाएं हैं। इन घोषणाओं पर अमल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर ही नहीं पाई है, जिनकी वजह से जनता त्रस्त हो चुकी है। महंगाई की मार तो है ही, बेरोजगारी आप देखिए, हमारे युवा बेरोजगार हैं, चारों तरफ से चीत्कार कर रहे हैं कि हम रोजगार, सबसे पहले युवा हाथों को रोजगार चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस ओर कोई ध्यान नहीं है। तो निश्चित रूप से जनता ने मन बनाया है इस बार 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने का, कांग्रेस को बहुमत में लाने का। अच्छा, आपके जो पति थे जो अभी दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो जिस पार्टी में शुरुआत किए थे उत्तराखंड में, जो उनका एक मंत्री पद मिला था उनको बाद में बहुजन समाजवादी पार्टी में, ऐसे ही आपके जो देवर हैं सुबोध राकेश जी, वो भी उसी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आप पर इसका असर पड़ने वाला है, लगता है आपको? देखिए, दल बदल करने वालों से जो अपेक्षाएं जनता करती है, जनता हकीकत समझ चुकी है, वो इस तरह के लोगों के बहकावे में नहीं आने वाले। आपने बात की हमारे देवर जी की, उन्हें तो पार्टियां बदलने की आदत हो चुकी है। 2016 में कांग्रेस को छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी में 5 साल मलाई चाटी, और 5 साल मलाई चाटने के बाद अब बसपा में आए हैं। अब वो बता रहे हैं कि घर वापसी हुई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा घर है बसपा। ये वो घर है जिस घर से मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को निष्कासित कर दिया गया था, और जो वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। अपने जीवन के लगभग अंतिम चरण में उन्होंने बसपा पार्टी की नेता से गुहार लगाई। उस समय भी जब डॉक्टर ने उन्हें मना किया हुआ था कि उन्हें भीड़ भाड़ के क्षेत्र में नहीं जाना है, लेकिन जब भी उन्होंने अपनी बात रखी कि हमें सहसम्मान वापस लें, लेकिन बहन जी ने वापस उन्हें नहीं लिया। तो ये वो घर है जिस घर से उनके बड़े भाई, जिसे वे पिता तुल्य बताते हैं और अपने राजनीतिक गुरु बताते हैं, उस घर से उन्हें निकाल दिया था। अब उस घर में वो आई हैं। तो जनता सब देख सोच समझ रही है कि केवल हमारे देवर जी अपने राजनीतिक स्वार्थ को, निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दल बदल करने का काम करते हैं। जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं। अच्छा, वो तो आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि आपने कुछ भी काम नहीं किया है। मैं तो बिना विधायक बने बहुत सारे काम कर रहा हूँ, कोविड में काम किया। एक एम्बुलेंस का भी उन्होंने जिक्र किया, वो कह रहे कि उन्होंने अपने घर से वो एम्बुलेंस नहीं निकाली जो कि सरकारी एम्बुलेंस है। अब इसे सूझबूझ की कमी कहूँ या क्या कहूँ, उन्हें तो शायद सपने में भी मैं ही नज़र आती हूँ। वो मुझे अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी समझते हैं। वो मुझसे द्वेष की भावना से बात करते हैं। किसी भी चैनल के माध्यम से वो बात कहें तो वो सिर्फ मुझे कोसने का ही काम करते हैं। अब जिस एम्बुलेंस की बात आपने कही, मैंने 2017 में अपने पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की स्मृति में अपनी विधायक निधि से वो एम्बुलेंस देने का काम किया था भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को। लेकिन जैसे ही कोविड शुरू हुआ 2018 में मई में, उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया था। वो एम्बुलेंस आज भी रुड़की वर्कशॉप में खड़ी हुई है, जिसके लिए मैंने प्रशासन में पत्र लिखा, विधानसभा में बात उठाई और स्वास्थ्य मंत्री जी से बात रखी। मेरे पास तमाम ऐसे सबूत मौजूद हैं, लेकिन विधायक गाइडलाइन के चलते मैं उस एम्बुलेंस को नहीं मंगा सकती थी। हमारे उसमें ये दिक्कत थी कि वो उसमें गाइडलाइन में नहीं आता था। मैंने बार बार मंत्री जी से भी कहा। अब ये सरकार की जानबूझकर लोगों के साथ स्वास्थ्य के खिलवाड़ करना चाहती है सरकार। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहती हूँ, जो बात कर रहे हैं मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का और उनके बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का सबसे बड़ा सपना था मेडिकल कॉलेज का सपना भगवानपुर विधानसभा में, जो आज तक अधूरा है। हर विधानसभा सत्र में मैंने इस बात को प्रमुखता से उठाया। और अभी कुछ दिन पहले भगवानपुर क्षेत्र में हमारे देवर जी के बुलाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी भगवानपुर में आए थे। उन्होंने नगर पंचायत के काम तो रखे मुख्यमंत्री जी के सामने, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि मेडिकल कॉलेज को बनवाने की प्रक्रिया आप शुरू करो। तो वो केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं हमारे देवर जी। जिस निधि की बात वो करते हैं
मेरी विधायक निधि खुली किताब है। अगर वो जानकारी चाहते हैं तो मैं चाहे आपके चैनल के माध्यम से या किसी भी डिबेट में उनसे आकर के मुझसे बात कर लें। पूरी खुली किताब है। पाई पाई का हिसाब दे करके मैं 2022 के विधानसभा चुनाव में जा रही हूँ। निश्चित रूप से जनहित के काम कराए गए हैं और सब जगह उस पैसे को खर्च किया गया है। वो जनता का पैसा है और जनता के लिए खर्च किया गया है। अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ आपको, क्या तैयारी है और जो काम छूटे हैं क्या करने वाली हैं इस बार आप? कुछ बड़ा होगा विधानसभा में? निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है। तैयारी इसलिए कह रही हूँ कि मैं हमेशा जनता के बीच में रहती हूँ। भगवानपुर की सम्मानित जनता ने पहले भी मुझे आशीर्वाद दिया। मंत्री जी के जाने के बाद ये वो भगवानपुर की सम्मानित जनता है जिसने मेरी आंखों से आंसू पोंछने का काम किया। मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ और हमेशा भगवानपुर की सम्मानित जनता की आभारी रहूँगी और मुझे पूरा विश्वास है इसी तरह से 2022 में भी भगवानपुर की सम्मानित जनता अपनी सेविका को जो परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से, अब मंत्री जी का बेटा अभिषेक राकेश भी आपके बीच में है, सबकी सेवा कर रहा है। अब वो भी बड़ा हो चुका है और क्षेत्र की सेवा की, जनता की सेवा करने का कार्य कर रहा है। आपको हरिद्वार की तमाम तस्वीर तो दिखाई रहा हूं, लेकिन अब दौरा करेंगे हम पहाड़ क्षेत्र का। ऋषिकेश हो, कर्णप्रयाग हो या उत्तरकाशी हो, लगातार दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी छोटी खबरें। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।